Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is respiratory pharmacology. तो respiratory pharmacology में nasal decongestant, asthma, COPD और pulmonary hypertension इसकी pharmacology स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले nasal decongestant के अंदर। जो nasal decongestant है, वाई इट इज कॉल्ड नेजल डीकंजेस्टेंट बिकॉज ये कंजेशन को रिड्यूस कर देंगे। इसके अंदर सूडो इफेड्रिन और फिनाइल इफ्रीन आता है। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अब ये जो ड्रग्स है ना दोनों, ये सिंपैथोमिमेटिक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अल्फा 1 रिसेप्टर के जरिए वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो हाइपरईमिया कम हो जाएगा। व्हाट इज हाइपरईमिया? इंक्रीज ब्लड फ्लो। तो हाइपरईमिया कम हो जाएगा और एडिमा भी कम हो जाएगा। दैट इज व्हाई दे आर नेजल डीकंजेस्टेंट। इसके अलावा जो यूस्टेशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है एडिमा से, ये उसको भी ओपन कर देते होते हैं। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये सिंपैथोमिमेटिक होते हैं। क्लिनिकल यूज किया है नेजल डीकंजेस्टेंट और ओपन ऑब्स्ट्रक्टेड यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक हो गया, तो ये रट्टा मार लेना। अब इनके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? अब एडवर्स इफेक्ट ऐसे है कि ये चूंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं तो पेशेंट में हाइपर टेंशन देखने को मिलती होती है। दूसरा क्लिनिकल पॉइंट इज रीबाउंड कंजेशन विच इज कॉल्ड रिनाइटस मेडिकामेंटोसा। मतलब अगर आप इनको 4 से 6 दिन से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इन मेडिसिन को सिर्फ 4 दिन से ज्यादा यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आपने 4 से 6 दिन से ज्यादा यूज कर लिया और आपने इनको छोड़ा मेडिसिन को, तो कंजेशन वापस आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिनाइटस मेडिकामेंटोसा। तीसरा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कि टैकीफाइलैक्सिस से एसोसिएटेड है। टैकीफाइलैक्सिस का मतलब है कि आपको ड्रग की कंसेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी टू गेट द सेम इफेक्ट। सेम इफेक्ट हासिल करने के लिए ड्रग आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। क्लियर? और इसके अलावा जो सूडो इफेड्रिन होती है, ये सीएनएस पे जाके काम करती है और वहां पर ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवा के एंजाइटी करवा देती है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली नेजल डीकंजेस्टेंट के बारे में। अब बढ़ते हैं ऐसी दवाइयां जो एलर्जी को ट्रीट करती है, तो उसमें कौन कौन सी आती है? उसमें H1 ब्लॉकर्स आती है। याद करना, हिस्टामिन के 2 रिसेप्टर्स होते हैं, H1 और H2। जो H1 है वो एलर्जी के लिए और जो H2 है वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को ब्लॉक कर देते हैं। तो जो H1 ब्लॉकर है इनको एंटी हिस्टामिन कहते होते हैं, एंटी हिस्टामिन कहते होते हैं। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये इनवर्स एगोनिस्ट है। व्हाट आर इनवर्स एगोनिस्ट? इनवर्स एगोनिस्ट का मतलब है कि ये रिवर्सिबली H1 के रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं। रिवर्सिबली का मतलब है कि अगर हम हिस्टामिन के लेवल्स को बढ़ाएंगे तो वो इनके लेवल्स को एंटागोनाइज कर देगा। ठीक हो गया? रिवर्सिबल का मतलब है कि सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ाओ तो फिर इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो H1 ब्लॉकर है ये 2 कैटेगरी के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। अब जो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं ना, एक बात याद रख लेना, जो फर्स्ट जनरेशन वाले सिडेशन ज्यादा करवाते हैं एज कंपेयर टू सेकंड जनरेशन। क्लियर? और एक और बात रट्टा मार लेना कि जो H1 ब्लॉकर्स होते हैं ये सिर्फ H1 रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करते, ये 3 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। वो कौन से 3 रिसेप्टर है? मिमोनिकिस, हैम। H से H1 रिसेप्टर, A से अल्फा 1 रिसेप्टर। और जब अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो पेशेंट में क्या होगा? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाएगी। और M से मस्क्रीनिक, यानी ये मस्क्रीनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगे। जब मस्क्रीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो फिर क्या होगा? ड्राई आइज, ड्राई माउथ हो जाएगा। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ये चीजें देखने को मिलेगी। तो ये मैंने आपको साइड इफेक्ट भी कवर करवा दिया है। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में क्या फर्क बताया कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो सिडेशन करवाती है, सेकंड वाली सिडेशन नहीं करवाती। दैट इज वाई कि अगर किसी को एलर्जी के सिम्टम्स है और सिडेशन करवानी है, नींद नहीं आ रही, तो फर्स्ट जनरेशन ब्लॉकर्स दो। और अगर नींद सिडेशन को अफेक्ट नहीं करना, सिडेशन नहीं करवानी,
तो सेकंड जनरेशन फॉलो करो। तो जो फर्स्ट जनरेशन होते हैं ना, उसमें जो ड्रग्स यूज होती है ना, उनके लास्ट में ई एन या आई एन आता है, ई एन या आई एन आता है, या ई एन या ए टी ई पे खत्म हो जाते होते हैं। लाइक डाइफिन हाइड्रामीन, डाइमीन हाइड्रानेट, क्लोरफेनिरामीन, डोक्सालामाइन। क्लियर। तो ये ड्रग्स आती है जिनके आखिर में आई एन ई एन ए टी ये सारे आ रहे हैं। अब इनके क्लिनिकल यूजेस क्या होते हैं, तो एक बात रट्टा मार लेना कि जो ये ड्रग्स हैं ये एंटी एलर्जिक मेडिसन है। कौन सी मेडिसन है ये? एंटी एलर्जिक मेडिकेशन है। तो नंबर 1, ये एलर्जी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होगी। दूसरा, मोशन सिकनेस के लिए इस्तेमाल होती है। हालांकि मोशन सिकनेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मैक्लाजीन या फिर स्कोपोलामीन है। तीसरा, वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी जिसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, इसके लिए डॉक्सालामीन यूज होता है। इसके अलावा ये स्लीप एड के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। वाई? बिकॉज ये सीडेशन करवा देते होते हैं। क्लियर। अब इनका साइड इफेक्ट क्या होता है मैंने बता दिया कि ये HAM रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, इसके अलावा सीडेशन करवा देते हैं। अब आते हैं सेकंड जनरेशन के अंदर। सेकंड जनरेशन में जो ड्रग्स आ रही है ना, उनके लास्ट में वर्ड आ रहा है ADIN, एडीन आ रहा है, एडीन। लेकिन एक्सेप्शन इज सेटिराजीन। तो बस रट्टा मार लो, सेटिराजीन, SE से सेटिराजीन, SE से सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में लोराटेडीन, डेसलोराटेडीन, फिक्सोफिनाडीन और सेटिराजीन आता होता है। इनका मेनली यूज एलर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। बस अगर किसी को एलर्जी है और सीडेशन नहीं करवानी तो फिर क्या यूज करो? सेकंड जनरेशन वाली। और इनके साइड इफेक्ट वही है, बस सीडेशन इसमें आपको रिलेटिवली कम देखने को मिलती है क्योंकि CNS में एंट्री नहीं होती। अब हम आगे चलते हैं कफ सप्रेसेंट के अंदर। अब इम्पोर्टेंट जो कफ सप्रेसेंट है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फान, डेक्स्ट्रोमेथोर्फान। अब ये एंटी ट्यूसिव है, यानी ये कफ सप्रेसेंट है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ग्लूटामेट के NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। एक और ड्रग्स होती है जो NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, उसका नाम है कीटामीन, जो कि जनरल एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होती है। दैट इज वाई दोनों के साइड इफेक्ट भी सेम है, दोनों में डिसोसिएटिव हैलोसिनेशन देखने को मिलती है। क्लियर। ये बात रट्टा मार लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसको बुप्रोपियोन के साथ कंबाइन कर सकते होते हैं। ठीक हो गया। व्हाट इज बुप्रोपियोन? तो जो बुप्रोपियोन है ये फास्ट एक्टिंग एंटी डिप्रेसेंट है, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है, नोरेपिनेफ्रिन डोपामीन रीअपटेक इनहिबिटर है। तो हम बुप्रोपियोन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर। एंटी डिप्रेसेंट वो है। अब मेनली ये ड्रग है क्या? ये ड्रग सिंथेटिक कोडीन एनालॉग्स है। और कोडीन क्या है? एक ओपियाइड वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। दैट इज वाई कि ये माइल्ड ओपियाइड इफेक्ट करवाता होता है, लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन है। दैट इज वाई अगर हम ज्यादा डोज ले डेक्स्ट्रोमेथोर्फान की तो हम नैलक्सोन से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं क्योंकि इसका ओपियाइड लाइक इफेक्ट है। क्लियर। अब एक और इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है कि इसका अब्यूज पोटेंशियल ज्यादा होता है। अब्यूज पोटेंशियल ज्यादा होता है क्योंकि ये ओपियाइड है तो इसमें अब्यूज पोटेंशियल ज्यादा होता है। और इसके अलावा ये सीरोटोनिन सिंड्रोम भी करवा देता है अगर हम दूसरी ड्रग्स के साथ कंबाइन करें, लाइक SSRI के साथ मिलाए तो सीरोटोनिन सिंड्रोम करवा देगा। मतलब फायदे कम है, नुकसानात इसके बहुत सारे हैं। क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा इसके साइड इफेक्ट वगैरह। अच्छा, यहाँ पर हम कलर कोडिंग ऐसे यूज कर रहे हैं कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हम लिख रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं येलो से, और क्लिनिकल यूज है उसको हम पिंक से करेंगे। तो उसका जो क्लिनिकल यूज है वो एंटी ट्यूसिव एजेंट है। बाकी पॉइंट्स हम अपने उससे पेंसिल से कर लेंगे। नेक्स्ट इज एस्थमा ड्रग्स। अब एक बात याद रख लेना कि जो एस्थमा है, एस्थमा में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। अब ये जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है ना, दो पाथवे से होती है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर से होती है और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक टोन के ज्यादा होने की वजह से होती है। दैट इज वाई आपने इन्फ्लेमेशन को कम करना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, या पैरासिम्पैथेटिक टोन को आपने कम करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एस्थमा की ड्रग्स को, फिर हम इसको रिवाइज करेंगे टेबल में से। तो जो एस्थमा की ड्रग्स होती है, सबसे जो पहली क्लास आ रही है वो है इनहेल्ड
बीटा 2 एगोनिस्ट। अब इसमें दो कैटेगरी आती है, साबा और लाबा। साबा क्या है? शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट साबा, और लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट लाबा। जो साबा होती है और लाबा होती है। अब जो साबा है उसमें एल्ब्यूटिरोल आता है और लाबा में साल्मिटिरोल और फोर्मिटिरोल आता होता है। अब इनका मेन फंक्शन क्या है? ये ब्रोंकाई के अंदर स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, जिससे क्या होती है? ब्रोंको डायलेशन होती है। लेकिन उनका साइड इफेक्ट क्या है? चूंकि बीटा 2 रिसेप्टर्स आपके स्केलेटल मसल वगैरह पे भी पड़े होते हैं और कुछ हार्ट पे भी होते हैं, तो ये ज़्यादा यूज़ करने से आपको ट्रेमर्स और एरिथमियास देखने को मिलेगा। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर पेशेंट को एक्यूट सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसके लिए एल्ब्यूटिरोल साबा आपने यूज़ करनी होती है। जबकि लाबा कहाँ यूज़ होती है? लाबा मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होती है। अगर किसी को एक्यूट सिम्टम है तो साबा दो, और मेंटेनेंस के लिए आप क्या दो? लाबा दे दो, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। आगे चलते हैं हम इनहेल्ड या ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो इसके अंदर एग्जाम्पल है फ्लूटिकेसोन और ब्यूडीसिनाइड की। एक बात याद रख लेना कि जो स्टीरॉइड्स होते हैं ना, ये क्रोनिक एस्थमा की मैनेजमेंट में इस्तेमाल होते हैं। अगर पूछा जाए फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर क्रोनिक एस्थमा, तो आंसर शुड बी द कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्लियर? अब जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि जो स्टीरॉइड्स होते हैं ना, उन्होंने सारे साइटोकाइंस की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना है। क्लियर? इसके कैसे करते हैं? स्टीरॉइड्स न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बीटा इसको इनएक्टिवेट करते हैं। ये वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो टीएनएफ अल्फा और इंटरल्यूकिन्स इनकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता होता है। अब स्टेरॉइड्स यूज करने से क्या नुकसान होता है? स्टेरॉइड यूज करने से ओरल थ्रश या ओरल कैंडिडियासिस हो जाती है। क्लियर? दैट इज वाई आपने ओरल थ्रश कैंडिडियासिस को प्रिवेंट करने के लिए स्पेसर यूज करना है या कुलियां करनी है मुंह की। स्पेसर यूज करो या माउथ को रिंस करो आफ्टर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। इसके बाद है मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट। अब इसमें भी ड्रग्स कौन सी आती है? सामा और लामा, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। क्लियर? तो जो शॉर्ट एक्टिंग है वो आपका इप्रोट्रोपियम है, जिसको सामा कहते हैं, शॉर्ट एक्टिंग मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट, और लामा में टियोट्रोपियम आ जाती होती है। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये ड्रग्स क्या करती है? ये मस्क्रीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है और ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को रिड्यूस कर देती होती है। ये ड्रग्स मेनली सीओपीडी में इस्तेमाल होती है। कहाँ यूज होती है? मेनली सीओपीडी में एज कंपेयर टू एस्थमा। सही हो गया। नेक्स्ट इज एंटी ल्यूकोट्राइंस। इसमें मोंटेलुकास्ट और जाफिलुकास्ट आता है। ये ल्यूकोट्राइंस के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, मोंटेलुकास्ट और जाफिलुकास्ट। तो ये ल्यूकोट्राइंस के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर। तो ये कौन से एस्थमा में ज्यादा इस्तेमाल होती है? ये एस्थमा, अगर एस्पिरिन लेने से एस्थमा हो रहा है, क्योंकि एस्पिरिन लेने से साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे इनहिबिट हो जाएगा, लेकिन ल्यूकोट्राइंस का पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। और दूसरा एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा है। इन दो कंडीशंस में एस्पिरिन यूज होती है। क्लियर? अगली जो एक और ड्रग है वो है जिलियोटन। जिलियोटन ये सीधा एंजाइम को इनहिबिट कर देती है जो ल्यूकोट्राइंस को बनाता होता है। एंजाइम इज 5 लिपोक्सिजिनेस, जो एराकिडोनिक एसिड को ल्यूकोट्राइंस में कन्वर्ट नहीं होने देगा। बट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इज कि ये हेपाटोटॉक्सिक है। दैट इज वाई इतना ज्यादा यूज नहीं की जाती होती। इसके बाद है एंटी आईजीई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब इसमें जो ड्रग्स आती है वो आती है ओमेलिजुमाब। ओमेलिजुमाब ये आईजीई एंटीबॉडी पे बाइंड करती है। मतलब हमने एंटीबॉडी बनाई है जो हमारी अंदर वाली एंटीबॉडी पे बाइंड करेगी और उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। तो जो ओमेलिजुमाब है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये फ्री सीरम आईजीई लेवल्स, ऐसी आईजीई जिसने अभी मास्ट सेल पे बाइंड नहीं किया हुआ, उसको कैप्चर करती है और उसको रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करने देती। इसके रिसेप्टर कहाँ पड़े होते हैं? आईजीई के मास्ट सेल के ऊपर और बेसोफिल्स के ऊपर। अब इसका यूज क्या है? इसका जब यूज करेंगे जब हमें बीटा 2 एगोनिस्ट और स्टेरॉइड्स, इससे एस्थमा नहीं ठीक हो रहा और आईजीई के लेवल्स ज्यादा है। ठीक हो गया।
तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि अगर एलर्जिक एस्थमा है, आईजीई के लेवल ज़्यादा है लेकिन एस्थमा ठीक नहीं हो रहा स्टीरॉइड से और लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट से। इसके अलावा ये क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस विद नेजल पॉलिप्स के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब एक क्रोनिक कंडीशन के लिए इस्तेमाल होती है, क्रोनिक उल्टी के एरिया में और आईजीई मीडिएटेड फूड एलर्जी में। हर वो कंडीशन जिसमें आईजीई का लेवल ज़्यादा है और वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो पा रही। इसके बाद है मिथाइल जेंथीन। इसके अंदर एग्जाम्पल आती है थियोफाइलिन। ये क्या करती है? फोस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से क्या होगा? साइक्लिक एएमपी की हाइड्रोलिसिस कम हो जाएगी। साइक्लिक एएमपी कम टूटेगा, जब कम टूटेगा तो साइक्लिक एएमपी का लेवल ज्यादा होगा और वो ब्रोंको डायलेशन करवा देगा। इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इस कि ये जो ड्रग्स है ना, इसका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स है। नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स का मतलब है कि सेफ्टी कम है, टॉक्सिसिटी ज्यादा है। तो इसकी दो टॉक्सिसिटी होती है, एक कार्डिक टॉक्सिसिटी होती है और दूसरा न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है। एक और इम्पोर्टेंट थिंग इस के इसको मेटाबोलाइज करने वाला साइटोक्रोम P450 है, तो इसको दूसरी ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन देखने को मिलता है जो साइटोक्रोम P450 को एक्टिवेट या इंड्यूस करती है, इनहिबिट करती है। एक और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये एडिनोसिन के एक्शन को भी ब्लॉक कर देता होता है, एडिनोसिन के एक्शन को। इसके अलावा इरिथ्रोपोइटिन के एक्शन को भी ब्लॉक कर देता होता है। तो उम्मीद है कि ये पहला पेज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो लेट्स कंटिन्यू एस्थमा ड्रग्स। तो अगला है फोस्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर। जो थियोफाइलिन था ना, वो नॉन स्पेसिफिक फोस्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट करता था, लेकिन जो रूफ्लोमिलास्ट है ये फोस्फोडाइस्ट्रेस 4 को इनहिबिट करता है। क्लियर? 4 को इनहिबिट करता है। जब फोस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिट होगा तो साइक्लिक एएमपी का लेवल ज़्यादा होगा और उससे ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी। इसके अलावा ये एयरवे की इन्फ्लेमेशन को भी कम करती होती है। मेन थिंग इज कि जो रूफ्लोमिलास्ट है ये मेनली सीओपीडी में इस्तेमाल होता है ताकि उसकी एक्यूट एग्जासर्बेशन को रिड्यूस किया जा सके। तो ये इसका क्लिनिकल यूज है। इसके बाद है क्रोमोन्स। क्रोमोन्स के अंदर क्रोमाइलिन आता होता है। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन को प्रिवेंट करता है। तो अगर एक्यूट एस्थमा को प्रिवेंट करना है तो क्रोमाइलिन दो, और अगर ट्रीट करना है तो साबा दे दो। क्लियर? तो ये क्लिनिकल यूज समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल एजेंट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब बायोलॉजिकल एजेंट के अंदर जो अच्छा जिनके आखिर में जुमाब आता है ना, जुमाब, तो वो क्या होती है? वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, या यूमाब आता है UMAB, तो वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आती है। अब हम ऐसी एंटीबॉडीज बनाएंगे जो इंटरल्यूकिन्स को टारगेट करेगी, लाइक मिपोलिजुमाब और रेस्लीजुमाब। ये इंटरल्यूकिन 5 को ब्लॉक करती है, इंटरल्यूकिन 5 को ब्लॉक करती है, जबकि बिनरैलिजुमाब ये रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, इंटरल्यूकिन 5 के रिसेप्टर को ब्लॉक करती होती है। क्लियर? अब जो इंटरल्यूकिन 5 है ना, इनके फंक्शंस क्या होते हैं इंटरल्यूकिन्स के? इंटरल्यूकिन्स जो 3 इंटरल्यूकिन इंपॉर्टेंट है, 4, 5 और 13। कौन कौन सा? चौथा, 5वां और 13वां। ये इंटरल्यूकिन्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके एस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी करवा देते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। तो जो इंटरल्यूकिन 4 होता है वो क्या करता है? वो आईजीई की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इंटरल्यूकिन 5 क्या करता है? वो इयोजिनोफिल की डिफरेंशिएशन करवाता है। और जो 13 है वो भी आईजीई की प्रोडक्शन को बढ़ा देता होता है। क्लियर? तो आपने इन इंटरल्यूकिन्स को इनहिबिट करना होता है। तो जो इंटरल्यूकिन 5 है वो इयोजिनोफिल्स के लिए है। कैसे याद करना है कि जो ई है वो 5वें नंबर पे आता है ना, तो इंटरल्यूकिन 5 इयोजिनोफिल्स के लेवल को बढ़ा देता है। इसके अलावा ये आईजीए में क्लास स्विचिंग भी कराता होता है। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये मेपोलिजुमाब और रेस्लीजुमाब ये कहाँ यूज होती है? ये इस्तेमाल होती है फॉर मेंटेनेंस थेरेपी इन सीवियर इयोजिनोफिलिक एस्थमा। ऐसा एस्थमा जिसमें इयोजिनोफिल का लेवल ज़्यादा है, उसमें मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल होती है। लास्ट है डिपोलिमाब। जो डिपोलिमाब होती है ये इंटरल्यूकिन 4 के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और 13 को भी ब्लॉक करती है। और इन दोनों का क्या काम था? आईजीई के लेवल्स को बढ़ा देना। सही हो गया? तो ये ऐसे काम करती है। तो मैंने आपको इंटरल्यूकिन्स के भी फंक्शन बता दिए सारे के सारे। अब ये इतनी कॉम्प्लेक्स ही डायग्राम बनी हुई है,
तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। चलो कोई नहीं, मोटा मोटा मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है वो क्या करते हैं, वो फॉस्फोलाइपेज A2 को स्टिमुलेट करते हैं। फॉस्फोलाइपेज A2 से रैकिडोनिक एसिड बनेगा, रैकिडोनिक एसिड से लिपोक्सिजिनेस पाथवे है। तो जो लिपोक्सिजिनेस एंजाइम है इसको इनहिबिट कौन सी करती है, जिलियोटिन करती है, और इनके रिसेप्टर को मोंटिलुकास्ट और जाफिलुकास्ट इनहिबिट करती होती है। क्लियर। दूसरी तरफ बात करें ब्रोंकियल टोन की, तो ब्रोंको डायलेशन कौन करवाती है, बीटा 2 एगोनिस्ट या मिथाइल जेंथीन या रोफ्लोमिलास्ट। जबकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को इनहिबिट करना तो वह एंटी मस्क्रीनिक ड्रग्स करती होती है, और ये एक्यूट रिस्पॉन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रॉनिक रिस्पॉन्स के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं। देखो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या कर रहा है, लाइपोकोर्टिन को स्टिमुलेट कर रहा है। लाइपोकोर्टिन फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर रहा है, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन की प्रोडक्शन वगैरह को इनहिबिट कर देता है। क्लियर। तो ये सारा आ जाएगा। इसके अलावा जो मास्ट सेल की डीग्रैनुलेशन है उसको इनहिबिट करती है क्रोमाइलिन, और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो देखो साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में ओमैलिजुमाब आ जाती है, जबकि इंटरल्यूकिन 4 के लिए डेप्लीमुमाब है, और 5 के रिसेप्टर के लिए बेनरेलिजुमाब है, और एंटी इंटरल्यूकिन 5 में मिपोलिजुमाब और एस्लीजुमाब है। तो अभी मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है आपको अच्छे से, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, लास्ट पेज स्टार्ट करते हैं, वो है COPD वाला। तो COPD में ट्रिपल थेरापी इस्तेमाल होती है, ट्रिपल थेरापी इस्तेमाल होती है। ट्रिपल थेरापी के अंदर आपके कौन कौन सी आती है चीज़ें, ट्रिपल थेरापी में आपके कंबाइंड इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। क्लियर। लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट लाबा जिसमें साल्मीटेरोल आता है, और लॉन्ग एक्टिंग मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट जिसके अंदर टियोट्रोपियम आता है। तीनों के क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, स्टेरॉइड्स एयरवे की इन्फ्लेमेशन कम करेंगे, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंको डायलेशन करवाएंगे, और जो लामा है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को इनहिबिट कर देंगे, और म्यूकस की प्रोडक्शन को भी इनहिबिट कर देंगे। तो COPD वाले पेशेंट में हम ये 3 ट्रिपल थेरापी इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर। COPD विद परसिस्टेंट डिस्निया या एक्यूट एक्सैसर्बेशन। क्लियर। इसके अलावा ये जो ड्रग्स होती है ना, ये FEV1 को बढ़ा देती है, यानी ये ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर देती है और एक्सैसर्बेशन को रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट इज ये न्यू टॉपिक ऐड किया फर्स्ट एड में, वो है PCV20 वैक्सीन। PCV20 20 वेलेंट नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। अब ये वैक्सीन करती क्या है, ये IgG के रिस्पॉन्स को बढ़ा देती है थ्रू हेल्पर T सेल्स, और जो IgG है वो क्या करेगी, नेजोफेरेंजियल कोलोनाइजेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई उसको इनहिबिट कर देती होती है। क्लियर। 20 का मतलब है कि ये 20 सीरोटाइप्स को कवर करती होती है। ठीक है, पहले इस्तेमाल होती थी PCV13 और 15 जो 13 या 15 को कवर करती थी, लेकिन इसका ब्रॉड रेंज है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, T सेल डिपेंडेंट IgG रिस्पॉन्स बढ़ाना, IgG नेजोफ्रेंजियल कोलोनाइजेशन को इनहिबिट कर देता होता है। और क्या क्लिनिकल यूज़ है कि ये लोबार नमूनिया के लिए इस्तेमाल होती है, लोबार नमूनिया के लिए इस्तेमाल होती है। अगले चलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में वैसे याद रख लेना कि यहाँ पे 4 मेन पाथवे हैं जिसको टारगेट किया जाएगा। एंडोथेलिन का जो रिसेप्टर है, एंडोथेलिन पाथवे, नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे, प्रोस्टासाइक्लिन पाथवे। आई थिंक सो मुझे इससे हाईलाइट नहीं करना चाहिए। ओके, तो 3 पाथवे है, एंडोथेलिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टासाइक्लिन और फॉस्फोडाइस्ट्रेस पाथवे। क्लियर। तो उसके अलावा एक और ड्रग भी आती है सोटाटरसिप्ट। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जो एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है उसमें बोसेंटेन आती है। बोसेंटेन क्या करती है, जो एंडोथेलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। एंडोथेलिन विजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता था, तो जब ब्लॉक कर देंगे तो फिर पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इज कि हेपाटोटॉक्सिक है, जस्ट लाइक जिलियोटिन। तो ये रट्टा मार लेना। तो इस डायग्राम में देखो, तो इस डायग्राम में जो एंडोथेलिन 1 है
वो रिसेप्टर पे बाइंड करता है और वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है और प्रोलिफरेशन बढ़ा देता है। लेकिन जो एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। इसके बाद है फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर। पहले हमने नॉन स्पेसिफिक फोस्फोडाइस्ट्रेस इनिबिटर पढ़ा जिसमें थियोफाइलिन था, फिर 4 पढ़ा रोफ्लोमिलास्ट, अब है 5। जो 5 है वो करती क्या है, जब फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिट होगा तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि कम टूटेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड साइक्लिक जीएमपी के जरिए काम करता है। तो जब साइक्लिक जीएमपी ज़्यादा होगा तो साइक्लिक जीएमपी के जरिए नाइट्रेट्स ज़्यादा काम कर पाएगा और नाइट्रेट्स क्या करवाएगा, वेजोडाइलेशन और प्रोलिफरेशन को कम कर देगा। तो इसके अंदर ड्रग कौन सी यूज होती है, सिल्डेनाफिल। यस, ये वो सेम ड्रग है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इज के ये आपने नाइट्रेट्स के साथ नहीं लेनी क्योंकि नाइट्रेट्स के साथ सॉरी मैंने लगता है थोड़ी सी कलर कोडिंग खराब कर दी है। क्लियर, तो जो हेपाटोटॉक्सिक था वो इससे लिखना चाहिए था। क्लियर, ओके, तो ये है। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो सिल्डेनाफिल है वो 2 जगह पे यूज होती है, एक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, दूसरा पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए। इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ये है कि अगर आप नाइट्रेट्स के साथ मिला के लेंगे तो ये सीवियर हाइपोटेंशन करवा देती होती है। क्लियर, दैट इज वाई आपने मिला के नहीं लेना नाइट्रेट्स के साथ, क्योंकि नाइट्रेट्स भी वेजोडाइलेशन करवा रही है और ये भी वेजोडाइलेशन करवा देती है। तीसरी है प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स। तो जो प्रोस्टासाइक्लिन्स है वो डायरेक्ट वेजोडाइलेशन करते होते हैं, डायरेक्ट वेजोडाइलेशन करते होते हैं ऑन द पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक आर्टरियोल्स। इसके अलावा ये प्रोस्टासाइक्लिन प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देता है। एग्जाम्पल इज इपोप्रोस्टिनोल और आइलोप्रोस्ट। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उससे क्या हो जाएगा, वेजोडाइलेशन है तो उससे फेस की फ्लशिंग हो जाएगी, इसके अलावा जा में पेन हो जाएगा। तो ये 3 पाथवे थे। जो चौथा था वो है सोटाटरसेप्ट। ये एक न्यू ड्रग आई हुई है। ये एक फ्यूजन प्रोटीन होती है जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा लाइक मॉलिक्यूल्स यानी एक्टिविन को ट्रैप कर लेती है। जो एक्टिविन था वो पल्मोनरी आर्टरियोल्स की रीमॉडलिंग करवाता है, पल्मोनरी आर्टरियोल्स की हाइपरट्रॉफी करवा देता है, तो ये उसको इनहिबिट कर देती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये फ्यूजन प्रोटीन है। क्लियर, तो ये वो फ्यूजन प्रोटीन है जो एक्टिविन और जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बेटा उनको ट्रैप करती है, जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरियोल्स की रीमॉडलिंग नहीं हो पाती। अब ये न्यू ड्रग्स है तो ये पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन की 5 क्लासेस होती है। 1 के अंदर पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन है, 2 में हार्ट फेलियर की वजह से, थर्ड में लंग्स की डिजीज की वजह से, 4th में क्रॉनिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और 5th में मिससेलेनियस कॉजेज है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के। अब एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एचबी को बढ़ा देती है, पॉलीसाइथीमिया करवा देती है, लेकिन प्लेटलेट्स को कम कर रही है। दैट इज वाई पेशेंट में एपिस्टैक्सिस हो जाती है, ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाती है। अगला टीलेंजेक्टेजिया करवा रही है, अगला टेंशन बढ़ा रही है। तो उसको याद कैसे करना है, आपने 3T रट्टा मारने हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, टीलेंजेक्टेजिया और टेंशन। टेंशन से क्या होता है, हेडेक आपको देखने को मिलता है। और चौथा टी क्या है, टिराटोजेनिक। तो ये 4T रट्टा मारने हैं इसके साइड इफेक्ट के। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो जस्ट रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा पिछला वाला सारा। तो हमने रिनाइटस मेडिकामेंटोसा पढ़ा कि रीबाउंड कंजेशन हो जाती है अगर आप नेजल डीकंजेस्टेंट को ओवर यूज करोगे 4 से 6 दिन से ज़्यादा। फिर हमने पढ़ा फर्स्ट और सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन का फ़र्क। फर्स्ट जनरेशन सिडेशन करवाती है, सेकंड जनरेशन सिडेशन नहीं करवाती। फिर हमने पढ़ा डेक्स्ट्रोमेथोर्फान, ये सेरोटोनिन सिंड्रोम, डिसोसिएटिव हैलोसिनेशन, ओपियाइड्स लाइक इफेक्ट करवाती है, नैलॉक्सोन से ट्रीट करते हैं। फिर हमने एस्थमा का ट्रीटमेंट पढ़ा कि एक्यूट सिम्टम है तो साबा दो एल्ब्यूटिरोल, और अगर क्रॉनिक कंट्रोल करना है तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड और लावा ऐड कर दो। फिर ओमेलिजुमाब पढ़ा जो कि फ्री आईजीई को बाइंड करती होती है। ओके, फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन जहाँ पे 3 P's आपने पढ़ने हैं, प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स, फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर और एंडोथैलिन, हालांकि इसमें पी नहीं आया। क्लियर। फिर हमने सोटा टर्सिप्ट पढ़ा। सोटा टर्सिप्ट
पॉलीसाइथीमिया करवा रही है, लेकिन दूसरी तरफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी करवा रही है। क्लियर। और फिर हमने पढ़ा कि फर्स्ट जनरेशन वाले एलर्जी, मोशन सिकनेस, वॉमिटिंग, स्लीप के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो या पुराने हो तो सब्सक्राइब कर देना।